मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले आज के प्रोग्राम राष्ट्र धर्म में आपका मैं स्वागत करूंगी और जिस तरह से आज नतीजे थे उनको लेकर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में अब ये साफ हो गया है कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर वापसी कर रही है, तो असम में बीजेपी ने अपनी सत्ता बचा ली है। तमिलनाडु में एक बार परिवर्तन हो रहा है फिर से और यहाँ बीजेपी गठबंधन जो है वो पिछड़ गया है। वहीं केरल में लेफ्ट गठबंधन भी आसानी से सरकार में वापसी कर रहा है। ये नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण अब बहुत दूर है। दक्षिण भारत में केरल भी ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही है। यहां बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में मौत की खबरें भी आती रहती हैं। पार्टी लगातार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने विजय यात्रा के साथ चुनाव प्रचार का आगाज किया था, लेकिन चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक बीजेपी के लिए रहे हैं। यह हालात तब है जबकि बीजेपी ने केरल में इस बार सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर खुलकर जनता का समर्थन किया था। बीजेपी के पास दक्षिण में सिर्फ एक कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां उसका सियासी आधार है। वहां फिलहाल बीजेपी की ही सरकार है। 2019 के लोकसभा चुनावों में तेलंगाना और कर्नाटक छोड़कर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था।
वहीं केरल में इस बार लेफ्ट का लाल झंडा लहरा चुका है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन एक बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। दरअसल 140 विधानसभा सीटों वाले राज्य में हुए चुनाव के नतीजे काफी दिलचस्प रहे हैं। यहां सत्तासीन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट काफी पीछे रह गई है। वहीं बीजेपी भी तीसरी पार्टी के तौर पर राज्य में जगह बनाने की कोशिश में विफल साबित हुई है। बता दें कि सूबे में साल 1980 के बाद से सत्ता पर काबिज होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को लगातार दोबारा जीत नहीं मिली है। उधर पिनरई विजयन को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पिनरई विजयन को केरल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत की ओर बढ़ने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को जीत के लिए बधाई दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के परिणाम से बीजेपी भले ही हतप्रभ हो, लेकिन कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है। कांग्रेस के हाथ भले ही बंगाल में एक भी सीट नहीं लगी, लेकिन उसकी खुशी की वजह बीजेपी की हार बन गई है। जानकार तृणमूल कांग्रेस की बेहतरीन जीत के पीछे कांग्रेस के मौन साथ का भी हाथ बता रहे हैं। चुनाव के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी ने बंगाल से दूरी बनाए रखी थी। बीजेपी वाले चुनौती देते रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पश्चिम बंगाल को छोड़कर दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस बंगाल की सीटों से थोड़े थोड़े वोट हासिल करे तो टीएमसी को नुकसान होगा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। कांग्रेस ने सुस्ती भरे चुनाव प्रचार के जरिए बीजेपी की उम्मीदों को पलीता लगा दिया और खामोशी से बिना वोट काटे दीदी को मजबूत कर दिया। अब कांग्रेस खुश है कि उसके दुश्मन की हार हुई है। भले ही जीत का सेहरा ममता बनर्जी के सिर पर सज गया। कांग्रेस की राजनीति को करीब से समझने वाले कहते हैं कि आज देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बोलबाला है। बीजेपी कैसे कमजोर हो या मोदी शाह की जोड़ी को कैसे परास्त किया जा सके, इस दिशा में राहुल गांधी और गांधी परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं। हालांकि देश में कांग्रेस को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए, इस दिशा में कोई रोड मैप तैयार नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज पांचों चुनावी राज्यों में कांग्रेस खुद अकेले कोई खास काम नहीं कर पाई है। वहीं पश्चिम बंगाल की सभी 292 सीटों पर रुझान आने के बाद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि वो नंदीग्राम में हुई हार को स्वीकार करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि भूल जाइए कि नंदीग्राम में क्या हुआ, हमारी पार्टी ने बहुमत के साथ चुनाव जीता है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के बाद जीत का जश्न मनाया जाएगा। अभी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह कोई भी जश्न ना मनाएं। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो छोटा शपथ समारोह करेंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही है। चुनावों के नतीजों पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार की हिंसा बंगाल में अभी जमीन पर चल रही है और टीएमसी के गुंडों द्वारा ये हिंसा प्रतिपादित किया जा रहा है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा का, इस वायलेंस का निंदा करती है। मैं आपको, हमारे पास बिल्कुल लिस्ट है कहां कहां, कौन कौन से कार्यालय में, हमारे कहां कहां पार्टी के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा। मैं उसका एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला घटना जो हुआ वो आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ। लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने एक मॉब बना करके हमारे पार्टी कार्यालय को अटैक किया और हमारे पार्टी कार्यालय में आगजनी भी की। मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आगजनी का, आप देख सकते हैं। ये आज लोकल मीडिया में भी कई जगह चल रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला और आगजनी किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने किया है, कि आप सब देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से उनके बीच में अफरा तफरी मची हुई है। जो दूसरी घटना है वो बेलाघाट में हुआ। बेलाघाट सीआईटी मोड़ में और लगभग 5 बजे के आसपास यह घटना भी हुई है और वहां बीजेपी के जो कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। तीसरी घटना शिवपुर में हुआ है और यह लोकेशन शिवपुर मेन क्रॉसिंग ऑपोजिट शिवपुर पुलिस थाने के पास 4:30-5 बजे के आसपास हुआ है,
जहां टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के दुकानों पर और उनके आवास पर धावा बोल दिया। लोकतंत्र में जनता का मत ही सर्वोपरि होता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता ने अगले 5 साल के लिए अपना जनमत दे दिया है। हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। इस विषय पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विशेषकर असम और केरल विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और आशा के विपरीत भी। हम चुनाव हारे हैं, पर ना हिम्मत हारी है, ना मनोबल खोया और ना ही आगे बढ़ते रहने का संकल्प। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव परिणामों का पार्टी मंच पर विधानसभावार विश्लेषण करेगी और जहां भी जो कमियां रही हैं, भविष्य के लिए उन्हें सुधार कर हम और गंभीरता से कार्य करेंगे। असम और केरल के चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय। पश्चिम बंगाल में ममता दी को जिता के, टीएमसी को जिता के ये साफ संदेश पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह। चलिए, तो आज 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने थे जो आ गए हैं और एक तरह से सरकार किसकी बनेगी ये भी साफ हो गया है। तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर रही है पश्चिम बंगाल में, तो असम में बीजेपी ने अपनी सत्ता बचा ली है। हालांकि बीजेपी 200 पार का दावा करती थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन 100 भी पार बीजेपी नहीं कर पाई है। वहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दीदी ने हैट्रिक बना ली है। लगातार वो कह रही थी कि खेला हो बे, और एक बार फिर से खेला हो गया है और तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बना ली है। हालांकि बीजेपी काफी वादे कर रही थी, काफी रैलियां बीजेपी ने की। बाद में हालांकि चुनाव के बाद जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से बढ़ गया था, तो उसको लेकर पीएम की रैली भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से रैलियां हुई और लगातार बीजेपी प्रयासरत थी कि वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सीट हासिल करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उस पार इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
आज के दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। चुनावी नतीजे आ गए हैं और इन्हीं नतीजों पर पूरे दिन में जिस तरह से रुझान आए और उसी पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बता दें कि बीजेपी से वसीम राजा हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, और सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी से हैं। मेहरोत्रा जी, सबसे पहले आप दोनों का और वसीम राजा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस जो खास आज पेशकश है उसमें मैं आपका स्वागत करूंगी। सबसे पहले मेहरोत्रा, जो आपके पास आऊंगी, हैट्रिक दीदी ने लगा ली है। टीएमसी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाकर तीसरी बार आपकी पार्टी का अब मुख्यमंत्री बंगाल में बनने जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। जी, आप सभी को आपके चैनल से मैं बंगाल की जनता को नमन करता हूँ जिन्होंने तीसरी बार माननीय ममता दीदी को विश्वास पूर्ण रूप से दिया है और सीएम बनाया है। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये कि तीसरी बार उन्हें सीएम बनाया है, किस तरह का विश्वास है जनता का, और क्या वो कारण है कि उन्हीं पर बार बार जनता विश्वास जता रही है? देखिए, कारण कोई नहीं है। वहाँ की जनता भली बातें जानती है कि 10 सालों में माननीय ममता दीदी ने वहाँ की जनता के लिए काम करे हैं, जो 32 सालों में काम नहीं हुए थे। 2014 के बाद से यही प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब 14 में प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद बंगाल जाते हैं तो बंगाल के लिए वहां पे खुद कहते हैं कि दीदी ने गड्ढे भरने का काम करा है 2014 के बाद। और यही माननीय मोदी जी हैं, जब 14 के बाद से जब हल करके और आगे समय बीतता है तो ये कहते हैं दीदी की बुराई करना चालू कर देते कि गुंडे हैं, दीदी काम नहीं करती है, हमारी योजनाओं को नहीं करने देती है। तो वहां की जनता दीदी के साथ में है। दीदी ने 10 साल विकास की बात करी है, झूठे वादे नहीं करे हैं, जैसे माननीय मोदी जी ने आज 7 सालों के अंदर देश के अंदर झूठे वादे कर रखे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। आज जनता बेहाल हो रही है देश की। आप देखिए, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई है। ये दिन जो हम लोग देख रहे हैं आज, शायद ये सही हो सकते थे अगर माननीय मोदी जी हमारे चुनाव को ध्यान में ना रख करके पहले जनता की सेवा करते। वसीम राजा जी, आपके पास आऊंगी। काफी आरोप लगाए हैं मेहरोत्रा जी ने, क्या कुछ जवाब देंगे आप इस पर? देखिए मुस्कान जी, इससे पहले लोकतंत्र के अंदर, हमारे लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना वोट देने का, अपना निर्णय सुनाने का अधिकार है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो हमें फरमान दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को अमेंडमेंट दिया, हम ये कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में हमें बहुत भारी समर्थन मिला और ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं, ममता जी की सरकार वहां बन रही है, मुबारकबाद भी दी गई। लेकिन दीदी को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया। इससे भी टीएमसी को इनकार नहीं करना चाहिए। अगर ममता बनर्जी दीदी इतनी पावरफुल थी, इतना सेवा किया था बंगाल की जनता को, इतना काम किया था पश्चिम बंगाल में, तो दीदी क्यों हारी? दीदी के हारने के पीछे कारण क्या था? दीदी ने खुद पूरे के पूरे, आपने जैसे पहले आपने शो में दिखाया, 15 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी से विपक्ष की सारी पार्टियों का समर्थन लेने के बाद, टीएमसी ने पूरी तरह गुंडागर्दी करने के बाद अगर जीत होती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम, सुमित जी पहले मेरी बात सुनिए। जी एक मिनट, आपको भी समय मिलेगा, एक बार बात पूरी करने दीजिए वसीम राजा को। मेहरोत्रा जी एक मिनट, आप सुनने दीजिए मुझे उनकी भी बात, आपको भी समय मिलेगा। आपको पता लग जाएगा कौन जीता कौन हारा। जी हमने आपकी बात पूरी सुनी है, पहले बात हमारी पूरी होने दीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों वाली पार्टी थी। 3 से हमें 77 का आंकड़ा जो अभी दिख रहा है, 77 सीट पे जाना एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां से बिल्कुल फेल हो गई है। सरकार में अगर बीजेपी ऑपोजिशन में आने का अगर मौका दिया है जनता ने, तो हम पूरा ऑपोजिशन का फर्ज भी निभाएंगे। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल बंगाल की जनता को आश्वासन किया है कि बंगाल में केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है और सहयोग मिलता रहेगा, और ये मोदी जी के शब्द है। लेकिन उसके विपरीत पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आगजनी करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना, ये कहाँ का न्याय है? ऐसे बाकी प्रदेशों में भी, बाकी जगहों पे भी चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या ऐसा थोड़ी है? अब अगर असम में चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम विपक्ष को और दूसरी पार्टियों के कार्यालयों में तोड़फोड़ करें।
लोकतंत्र का अधिकार है, सत्ता में बने रहना, सत्ता में आना जाना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी चुनाव में भी हमने देखी, गुंडागर्दी, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई लगातार चुनाव के दौरान। मल्होत्रा जी, एक मिनट वसीम राजा जी, मैं मल्होत्रा जी आपके पास आऊंगी। आपसे एक सवाल मेरा कि मुख्यमंत्री ने एक बार खुद कहा था, ममता बनर्जी खुद ये बात उन्होंने कही थी कि अभी जश्न नहीं मनाना है, ना को जश्न और ना ही किसी तरह की कोई झगड़ा करना है, फिर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, उस पर आप क्या कहेंगे? सवाल बड़ा उठाया है वसीम राजा ने। मल्होत्रा जी। जी मोनिका जी, ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि अभी कोई जश्न नहीं मनाया जाए। उन्होंने खुद कहा था कि कोरोना की स्थिति अगर जब संभल जाएगी तो जश्न मनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। माननीय ममता दीदी ने नंदीग्राम से खुद ये बात कही थी कि अभी कोई जश्न नहीं मनेगा, कोई कुछ नहीं होगा, जब कोविड महामारी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वहाँ पे कोई जश्न मनाया जाएगा। उन्हें बिल्कुल ध्यान है कि हाँ वहाँ पे जनता इस समय कोविड महामारी से जूझ रही है। अब बावजूद इसके इस तरह का हंगामा क्या सराहनीय है किसी भी तरह पब्लिक नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, जिन लोगों ने ये चीज करी है उसके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, सारी चीजें हैं, लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। इसमें चुनाव आयोग भी देख रहा है, संज्ञान में उसके भी है कि हाँ जो लोगों ने करा है, जिन पब्लिक ने करा है, कार्यकर्ताओं ने नहीं करा, ये कह रहे कार्यकर्ताओं ने, कार्यकर्ता कोई नहीं है, पब्लिक है, पब्लिक ने। सर अगर पब्लिक को इसी तरह से हंगामा करना होता तो सर उन्होंने आप पर विश्वास जताया है, आप पब्लिक को कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? नहीं तो पब्लिक को माननीय ममता जी कह रही है आज जाके तोड़फोड़ करिए आप। नहीं तो पब्लिक क्यों करेगी सर? पब्लिक क्यों करेगी? पब्लिक के पास जब मतदान करने का अधिकार है तो वो मतदान के जरिए उन्होंने बताया ना कि वो किस पे विश्वास जता रहे हैं और किस पे नहीं। आप पब्लिक पर कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? देखिए अभी इसके ऊपर टिप्पणी इतनी जल्दी करना, हाँ जो हुआ बहुत गलत है, वहाँ पे हम खुद मानते हैं इस तरीके की घटना जो है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई वो हो, नहीं होनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। पर जो हुआ है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा, वहाँ पे कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी, ये आप निश्चित। बहुत अच्छी बात है, उन पर कार्रवाई जल्दी अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। जो जनता ने आप पर विश्वास जताया है, जनता यही समझेगी कि आप उनके विश्वास पर खरे उतरे हैं। सर एक सवाल और, चाहते हैं इस तरीके की घटना ना हो। जी बिल्कुल, एक सवाल और, नंदीग्राम से ममता दीदी को हार मिली है, उसका क्या कारण बताएंगे? क्यों हुआ ऐसा? क्या है देखिए साहब, अभी कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। माननीय ममता दीदी के द्वारा रिकाउंटिंग की बात हो गई है, चुनाव आयोग के पास वो लोग खुद गए हैं, हमारे टीएमसी पार्टी के वरिष्ठ लोग जाकर के ये बात रखी है, वहाँ पे रिकाउंटिंग की बात चल रही है। रिकाउंटिंग की आपने बात कही सर, रिकाउंटिंग की बात कही आपने, क्या कारण है रिकाउंटिंग का? क्या आपको पहले वाली काउंटिंग से आप सहमत नहीं है? ये तो साफ जाहिर हो रहा है, लेकिन क्यों सहमत नहीं है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि ममता दीदी जीतेंगे वहां से? जी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो हुई है, जो बराबरी से हो गया था, 1200 से लीड दे करके माननीय ममता दीदी को कह दिया कहता आप जीत गए हैं, उसके बाद ये एकदम से 1600-1700 की लीड दिखा करके शुभेंदु अधिकारी को जिताना, ये कहाँ से वो है? कहीं ना कहीं तो प्रेशर पड़ा है केंद्र का, तो चीजें देखिए, अभी थोड़ा सा समय है, हो सकता है काउंटिंग चल रही है वहाँ पे, ये चीज रखी गई है, हो सकता है दीदी को फिर से वो रिकाउंटिंग की बात मान ली जाए। वसीम राजा जी आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी ने 200 पार का दावा किया था लेकिन 100 पार भी नहीं कर पाई, कारण? देखिए मुस्कान जी, एक बात में हमारे साथी पैनलिस्ट टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी वही बात है, हाथ ना पहुंचे फूक कौड़ी वाली बात है। अब ये आरोप लगाएंगे ही, बाकी सीटों पे इनके अभी तो अगर इनकी बंगाल में हार होती तो ये ईवीएम पे भी दोष लगाते, जैसा कि अभी ये कह रहे हैं कि दीदी का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट परिणाम जो आया वो सही नहीं है, लेकिन दीदी ने खुद हार स्वीकार की और रिकाउंटिंग भी हो चुकी है। शायद हम इनके प्रवक्ता को, टीएमसी के प्रवक्ता को ये भी नहीं पता है, 2 बार का रिकाउंटिंग हो चुकी, रिकाउंटिंग के बाद दीदी ने खुद अपनी हार स्वीकार की है। इनको ये बताना चाहिए आखिर दीदी वहां से हारी क्यों, बीजेपी पे ब्लेम लगाने की आदत से बंद करे। अगर ऐसी बात है तो बीजेपी दूसरे जगहों पे भी क्यों नहीं गलत किया? बाकी जगह पे जहाँ पे आपके उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं वहाँ गलत नहीं हो रहे। आप अमित जी पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोला करिए, आप जब आपका मौका है तब आप बोलिए, जब आपका मौका है तब बोलिए। आप जो है सवाल किए जाएंगे, समय सबको मिल रहा है, वहाँ पे गलत नहीं हो रहा है तो ठीक है। अगर दीदी हारती है तो एक चीज पे बीजेपी गलत कर रही है, ऐसा करना, ऐसा दोष लगाना बिल्कुल सरासर गलत है। दोष ऐसे नहीं लगाना चाहिए, दोष लगा देना। जब आप हाइपर मत होइए सर, सुनने दीजिए उनकी भी।
स्टैंड तो पक्का रखिए। और पहले नंबर पश्चिम बंगाल में मैं बार बार कह रहा हूँ, टीएमसी की जीत नजर आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद, लेकिन ममता दीदी को पश्चिम बंगाल ने नकार दिया है। इससे स्पष्ट साबित होता है ममता दीदी का खुद हारना। ममता दीदी खुद हार रही है, उस पार्टी की मुखिया हार रही है। अगर उनके अपने विकास उन्होंने किया होता, अगर पब्लिक के बीच गई होती तो जीत के आती। आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन मुखिया मुख्यमंत्री आती हुई नजर आ रही है। इसका कारण यही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मेहरोत्रा जी, सर आपको हार तो कबूल करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने दोबारा से एक बार फिर से रिकाउंटिंग की अपील की है और होगी तो उसके बाद भी नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन आपको मानना होगा जब आपकी खुद की मुखिया मान रही है सर, जब उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने हार स्वीकार की है तो आपको भी करनी चाहिए ना। नहीं, मरेगा जी, कह तो रहे हैं माननीय ममता जी ने हार स्वीकार करी है, इसमें अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। पर जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अगर माननीय ममता दीदी को लोगों ने नकारा होता तो 2 सीटें कैसे आ गई होती? मुझे आप ये बताइए, आप स्वीकार करिए, मोहम्मद की सरकार कैसे माननी होती है? नकार करिए, नकार करिए। ममता का विकास का फार्मूला फेल हो गया, ममता की गुंडागर्दी। लेकिन मोदी चाचा का पश्चिम बंगाल की जनता ने, आप इसको स्वीकार करिए। बंगाल की जनता ने आपको आईना दिखाने का काम करा है 7 सालों में, जो आपने करा है। वसीम राजा जी सुनिए, एक बार मुझे भी सुनिए सर। वसीम राजा जी, प्रचंड जीत एक बार फिर से टीएमसी ने हालांकि हासिल कर ली है। कुछ भी कहिए, ममता दीदी की हार हुई है, लेकिन टीएमसी जीत गई है। ठीक है, जनता ने उन्हें नकारा या जो भी है, रिकाउंटिंग के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उनका एक बयान सर सामने आया है कि फ्री अगर उन्हें वैक्सीन नहीं मिली तो वो आंदोलन करेंगी। इस पर उन्होंने आखिर ऐसा बयान क्यों उन्हें देना पड़ा? क्या फ्री वैक्सीन सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्यों ममता को ऐसा बयान देना पड़ा? ममता जी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, ममता जी खुद अभी आज जो है वो खुद औखलाई हुई है, वो चुनाव से हार चुकी है और उनको अपने हार के सुनने दीजिए उनके ऊपर। ये ममता ममता दीदी जो है शुरू से ही वैक्सीन पे राजनीति करती आई है। जो भी कोरोना में पूरे देश और पूरी दुनिया एक साथ हो गई, तो किसी पर नहीं लगा सकते सर राजनीति का इल्जाम आप किसी पर नहीं लगा सकते। बीजेपी भी दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो हालात देखने को मिल रहे हैं उस पर फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, नो डाउट जो आज देश के हालात है, सिर्फ ये देश पूरी दुनिया के साथ ये कोरोना से लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई में सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर राजनीति ना की जाए, वही बेहतर है। राजनीति ना करने का प्रयास किया जाए। लेकिन 1 मिनट मैं रोत्रा जी आ रही हूँ आपके पास, सुनूंगी मैं आपकी बात। ये जो आज चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, चर्चा जो चुनाव के परिणाम पे है, वैक्सीन पे चर्चा नहीं है। और चुनाव के परिणाम पे चर्चा हो तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पे आज चुनाव परिणाम आए हैं। सभी जगह पे लगभग बीजेपी की कोरोना पर भी चर्चा क्यों नहीं करेंगे? क्यों कोरोना पर चर्चा ना करें? जहाँ पर आपकी गलती अगर आपको दिखेगी तो आप चर्चा से हट जाएंगे क्या सर? नहीं, बिल्कुल आप चर्चा करिए ना, हम चर्चा के लिए बैठे हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप करिए, वैक्सीन पे चर्चा करिए, कोरोना पे करिए, जिस पे करना बैठे। लेकिन अभी आप ये चुनाव परिणाम पे जो आपकी बहस चल रही है, इससे आप देखिए 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आया। असम में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, पौंडीचेरी में हमारी सरकार बन रही है, केरल में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी डाउन नहीं हुई। असम में भी हम 3 से 77 पे दिख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे 3 से 77 का आंकड़े पे पहुंचना। इतना टीएमसी की गुंडागर्दी के बाद, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं कराने के बाद भी हम 77 के आंकड़े पे पहुंच रहे, बीजेपी के लिए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप देखिए आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है। इन 5 राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? सबसे बड़ी पार्टी है, रोत्रा जी सुनने तो दीजिए उनकी भी, आपके पास भी आऊंगी मैं, उनकी तो सुनिए एक बार। आप मुस्कान जी पहले उन्हीं की सुन लीजिए, वो बात सुनने नहीं देंगे। बिल्कुल मुस्कान जी
जी ये सुनने नहीं देंगे। बिल्कुल मुस्कान जी, जिस तरीके से चलिए, आप भारतीय जनता वसीम राजा जी, आप तो पार्टी सुनने दीजिए। अपने वसीम राजा जी, आप तो सारे सुनने दीजिए उनकी। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने सारे केंद्रीय बल, सुरक्षा बल, आपके सीबीआई, ईडी, सभी सारी केंद्रीय एजेंसियां लगा दी थी, कितने कितने मंत्रियों को लगा रखा था, उसके बावजूद भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। 200 का नारा दिया था, 200 पार ममता दीदी को हरा नहीं पाए। एक महिला, ईमानदार महिला को हरा नहीं पाए ये लोग। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की बंगाल की सरकार ने नकार दिया है। मेहरोत्रा जी, आप बीच बीच में बोलेंगे तो इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप उनके भी सुनने दीजिए ना सर, विपक्ष भी जरूरी होता है, उनके भी तो सुनिए। नहीं तो हम तो खुद चाहते हैं, विपक्ष का सम्मान करते हैं। तो सुनिए ना सर उनकी। भारतीय जनता पार्टी में वन मैन शो की राजनीति होती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनके यहाँ वो विपक्ष का सम्मान करते थे, विपक्ष को मजबूती देते थे। पर आज क्या हो रहा है, वो जिस कहते हैं विपक्ष कोई ना हो, सबको खत्म कर दो, हम ही रहेंगे अकेले। ये है इनके यहाँ का नारा मोदी जी का। आज कहाँ है लालजी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी, आज कहाँ है इनके लोग? ये लोग पूछे, वो सबको गायब कर दिया। केवल मोदी जी, अमित शाह जी, बस 2 लोग, हम 2, हमारे 2। एक तो भाग गया आज तो एक भाग गया अंबानी, देश छोड़ के अपने पूरे परिवार के संग में। और सुनिए, सीरम कंपनी के सीईओ पूना वाला, आज वो भी देश छोड़ के भाग गए, जो वैक्सीनेशन का काम करा रहे हैं, दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इन्हीं लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें Y+ की सुरक्षा दी थी। कहाँ गए ये दोनों लोग? देश छोड़ के क्यों चले गए, ये भी इनको बताना पड़ेगा। जनता सब कुछ दिख रही बहुत है। बड़ा जो आज सवाल। खेल वसीम हो रहा राजा है। जी, अब मेहरोत्रा जी सुनेंगे आप उन्हें, आपने सवाल किया है तो उनका जवाब भी सुनिए। वसीम राजा जी। मुस्कान जी, जैसा कि ये बात देखिए, अपने बात से एक ही डिबेट के अंदर 2 तरीके की बातें करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये दीदी जी हाथ से बौखलाए हुए हैं कि क्या बात है। अब इनको सुमित जी बताएंगे। लेकिन मेहरोत्रा जी सुनिए तो सही उनकी। आपको हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी सर, ममता दीदी की तो हार हुई है ना। ठीक है, आप जीते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई जीत की, लेकिन जो है वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। मना रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आप कहाँ पे हैं? अजीब बात है, हार गए, जनता ने नकार दिया, कौन सी बातें करते हैं? हताशा में नहीं है हम लोग, हताशा में आप लोग हैं। ठीक है सर सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए उनकी, सुनिए तो सही सर। सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पूरी जनता सुन रही है साहब जी। बताइए वसीम 7 राजा जी। सालों से जनता सुन ही रही है। बोलिए। पहले तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में पहले अभी कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को ले आके झोंक दिया। दूसरी बार दोबारा जब बोलते हैं तो ये कहते हैं पश्चिम बंगाल सिर्फ पूरे भारतीय जनता पार्टी में 2 ही नेता दिखते हैं, बाकी दिखते नहीं है। तो पहले ये स्टैंड अपनी बात को क्लियर करें। एक तरफ कहते हैं कि पूरे के पूरा ताकत झोंक रखा है, एक तरफ कहते हैं कि सिर्फ 2 ही नेता है बीजेपी में। लेकिन इनकी बात, कौन सी बात को हम माने, इस बात की कौन सी स्टैंड में? अभी एक ही डिबेट में 2 तरह की बातें ये कर गए, तो ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है? एक बात होगा और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम पक्ष का सम्मान करते हैं। ये कौन सा? अमित जी आप सुन लीजिए। मुस्कान जी, या तो मुझे बोलने दीजिए या इन्हें सुन लीजिए। आप या इन्हें सुनने दीजिए, उनकी भी, उन्हें भी बोलने दीजिए, आपको भी समय मिल रहा है सर आपका। चलिए, इन्हीं को, सुमित जी को ही सुन लीजिए, सुमित जी को सुन लीजिए। मुस्कान जी इन्हीं को बोल रहे हैं। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात का जवाब भी तो दे रहे हैं या सुनने। और आपने जब सवाल किया है मेहरोत्रा जी, तो जवाब भी तो लेंगे ना आप उनसे। जब आपने सवाल किए हैं तो जवाब तो सुनिए उनका, उसके बाद आप दोबारा सवाल करिए। जवाब सुनने की ताकत ही नहीं है, क्यों घबरा जाते हैं ये लोग? जी बताइए वसीम राजा जी, बताइए आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग बार बार एक ही बात को लेके, ये आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। ये कौन सा सम्मान है? क्या चुनाव परिणाम के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे तोड़फोड़, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आगजनी, ये कौन सा सम्मान है? ये कहाँ का सम्मान है? एक सम्मान इसे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना सीखे। नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी टीएमसी को और उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में हमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट मिला है, 3 से 77 पे दिख रहे हैं। अभी हम पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्ष से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, पूरी मदद के लिए केंद्र हर वक्त खड़ा है। ये इसे कहते हैं लोकतंत्र की बात सबके जनता के पक्ष में, पश्चिम बंगाल के पक्ष में। कि ये इनकी बात, तो इनका सम्मान क्या है? आगजनी करना। मोदी जी का सम्मान, इनको बधाई दे रहे हैं, टीएमसी को बधाई दी उन्होंने, ममता जी को बधाई दी कि आपको वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, और ये लोग आगजनी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम पश्चिम असम में हम जीत रहे हैं, पांडुचेरी में जीत रहे हैं। क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिम्मत है बधाई देने की? इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये बधाई नहीं दे सकते।
इनको भी इनका भी बधाई देते हैं। हमारी साथ सरकारें बन रही है, हम जीत रहे, बधाई आपने कोई देते हैं। ऐसा तो कर नहीं दिया बधाई दे करके, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। मेहरोत्रा जी, आप बधाई देने से छोटे नहीं हो जाएंगे, उनकी भी काफी जीत हुई है, तो दे दीजिए ना एक बार बधाई, क्या दिक्कत है? इनके नहीं तो हम तो अंदर मन के अंदर खोखलाहट है। दीदी को जनता ने आईना दिखाया है, दीदी के हार से अरे जनता ने, वसीम राजा जी, जनता ने आपको आईना दिखाया है, आईना दिखाया है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। जनता आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी खेला हो गए उत्तर प्रदेश में भी 2022 में। सुमित जी, दीदी ने हार स्वीकार कर ली, आप क्यों नहीं हार स्वीकार कर रहे? हिम्मत रखिए ना, हार स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी देश के अरे हम तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 50,000 से कहता था 50,000 से हराएंगे, वो कितने से हराया आपने? चलिए हमने आपकी बात मान ली, कितने से? 1600 से। ये हार नहीं होती है, ये हार नहीं होती है, ये हार नहीं होती है। मेहरोत्रा जी, ठीक है, आप नहीं ये मान रहे हैं, ठीक है, रिकाउंटिंग के बाद सब क्लियर हो जाएगा सर, रिकाउंटिंग के बाद क्लियर हो हार नहीं जाएगा। होती है। अगर रिकाउंटिंग के बाद क्लियर होगा तो सुमित जी को बोलिए कि दीदी ने क्यों स्वीकार कर लिया, दीदी ने क्यों एक्सेप्ट किया। सभी न्यूज चैनलों पे दीदी ने हार स्वीकार किया, वो बताया गया, दिखाया जा रहा है। लेकिन दीदी स्वीकार कर सकती है, लेकिन इनके टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते, हार स्वीकार कर सकते, इसीलिए तोड़फोड़ हो रही है, इसलिए आगे नहीं हो रही है। अरे सुनिए वसीम राजा जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। चलिए हमने नंदीग्राम की हार स्वीकार कर ली, आपकी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हार गई, तो इसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाएगा? अमित शाह जी या मोदी जी के ऊपर, किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? क्योंकि दो ही चेहरे थे, कौन लेगा कोई तो बताइए। वसीम राजा जी, काफी बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कहते थे कि 200 पार का आंकड़ा होगा और अगर नहीं होगा तो वो इस्तीफा देंगे, कही थी उन्होंने ये बात। मेहरोत्रा जी, आप सुनिए तो सही, उन्हें सुनिए तो सही सर। इससे पहले वसीम राजा जी सुन लीजिए, इससे पहले भी वसीम राजा जी इस्तीफे की बात करी थी। माननीय मोदी जी ने कहा था 100 दिन दे दीजिए, 100 दिन मैं देश के हालात बदल दूंगा, काला धन वापस ला दूंगा। आज तक इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफे की बात तब भी करी थी। प्रधानमंत्री अब आपको भी मैं समय दे रही हूँ। मेहरोत्रा जी, सवाल मेरा वसीम राजा से था, एक बार आप उन्हें जवाब देने दीजिए। बताइए वसीम राजा जी। पहले इनसे पूछ लीजिए कि इनको जवाब सुनने का हिम्मत भी है कि नहीं, बीच में बोल पड़ते हैं। वो सुनेंगे सर, वो सुनेंगे, आप अपना जवाब दीजिए। वो सुन रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में गई, गुंडागर्दी के बाद इनके सरकारी तंत्र का इन्होंने पश्चिम बंगाल में पूरा इस्तेमाल किया। उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में हम 3 से 77-80 के आसपास दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी राज्य में 3 एमएलए की पार्टी एकदम से उसके 77-80 के आंकड़े पे पहुंचना, ये भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दीदी के गुंडों से लड़ाई लड़ते हुए चुनाव लड़ा गया। मतलब आप अपने इतने आंकड़ों से संतुष्ट है सर? वसीम राजा जी, संतुष्ट है आप अपने इतने आंकड़ों से? भारतीय जनता पार्टी जनता के हर फरमान से संतुष्ट रहती है। जनता का जो अमेंडमेंट मिला है हमें, हम उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। हम इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करते। तो जनता ने आगे के लिए सर, आगे के लिए क्या सीख लेंगे आप? अगर आपको जनता ने इतने आंकड़ों तक पहुंचा दिया, आगे और जाने के लिए क्या सीख लेंगे इन चुनावों से? देखिए, हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दे रही है। पश्चिम बंगाल की जनता 3 से हम इतने बड़े आंकड़े पे गए हैं। हम पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। केंद्र की सुविधाओं को केंद्र का पूरा सहयोग लेते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर डेवलपमेंट काम किया जाएगा। जो भी पश्चिम बंगाल की जरूरतें होंगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और विपक्ष का जो असली रोल होता है, विपक्ष की पूरी भूमिका जो है, हम निभाने के लिए प्रयासरत होंगे, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, फरमान दिया है। हम उसके लिए उन जनता के फरमान को स्वीकार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी अपनी दीदी को जो जनता का फरमान मिला है उसको भी इनको स्वीकार करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। इनको ये सीख लेनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले सरकार चला रही थी, इनके एमएलए और मंत्री सरकार नहीं चला रहे थे। इस बात को भी देखना है। वसीम राजा जी, आपने एक बात कही कि आप जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करेंगे, जनता के जनादेश को आप स्वीकार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में सभी को कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए, क्या आप देंगे? सबसे बड़ा सवाल है सर ये।
इस समय जो देश की स्थिति है उसको देखते हुए लगातार ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या आप देंगे लोगों को वैक्सीन फ्री में? जी हेलो जी, हेलो, आवाज मिल पा रही है वसीम राजा जी आपको? आवाज मिल पा रही है वसीम राजा जी? मुस्कान जी इस बात पे वो चुप हो गए हैं। वैक्सीन फ्री में देने की बात पे चुप हो गए, जवाब नहीं है, वो पूछ के बताएंगे। कई बार ऐसे सवालों पर कई बार चुप हो जाती है सरकार। जी सबसे बड़ा सवाल है सर, क्यों? माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछ के बताएंगे कि वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, फ्री में वैक्सीन कब दे रहे हैं, ये लोग पूछ के बताएंगे। सर चलिए, इस्तीफे की बात तो आप ना करिए, इस्तीफे की बात ना करिए सर। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर घोटाले में उनके भतीजे का नाम आता है तो वो इस्तीफा देंगे, क्या उन्होंने दिया? जांच हो रही है मुस्कान जी, जांच चल रही है। चुनाव से पहले, चुनाव के समय पे ईडी, सीबीआई सब लोग आते हैं। क्या आज आप मुझे बताइए, जो इनके पास मुकुल रॉय है, अर्जुन सिंह है, शुभेंदु अधिकारी हैं, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सर मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल किया, क्या मैंने आपसे सर छोड़ दीजिए बीजेपी को, एक बार के लिए छोड़ दीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर उनके भतीजे का नाम घोटाले में आ भी गया है और जब उन पर दोष अगर साबित होते हैं तो क्या ममता दीदी इस्तीफा देंगी? सिर्फ इतना सवाल। उन्होंने कहा कि अभी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जांच चल रही है। फिलहाल हमें मालूम है जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है वो निर्दोष साबित होंगे, आप देख लीजिएगा। कई लोग, भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी कई लोग, कांग्रेस के लोगों को डाला था, पर आज तक क्या हुआ, कोर्ट द्वारा उन्हें सबको जमानत मिल चुकी है, उनके ऊपर निराधार आरोप थे। चलिए ठीक है, ये तो मेहरोत्रा जी जांच का विषय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या नहीं, क्योंकि आप लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं इस्तीफा देने की, आपने भी मांग की है, लेकिन जब आपकी पार्टी से आपके मुख्यमंत्री ने कहा है इस्तीफा देने के लिए, तो देखते हैं। खैर जांच का विषय है, आगे क्या होगा तमाम देखने की बातें हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।